जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम उत्तराखंड विशेष सीरीज़ को लेकर हमने जो अब चर्चा स्टार्ट की है, हमारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पर चर्चा की है। हमने हिस्ट्री पर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो चर्चा कर चुके हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है 14 जुलाई को निर्धारित हो चुका है, ताकि आपका जो रिवीजन है वो फास्टली हो जाए। क्विक रिवीजन के साथ हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। हमने भौगोलिक संरचना पर वीडियो लेकर आ चुके हैं, आपके ज्योग्राफी से संबंधित, और हिमालयन राज्य की अवधारणा क्या होती है उसको समझा है हमने। आज हम चर्चा करते हैं भौगोलिक विभाजन। जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसका भौगोलिक विभाजन किस तरीके से हुआ है, यानी ज्योग्राफिकल आपका डिस्ट्रीब्यूटिव तरीका क्या है कि किस किस तरीके से आपका जो उत्तराखंड राज्य है वो बटा हुआ है। आपको यहाँ पे 6 पॉइंट में हम इसको पूरे को समझेंगे। आपका जो भी होगा छोटी छोटी वीडियो के जरिए हम समझेंगे। कहते हैं कि धरातलीय विन्यास, स्तर, शैलक्रम तथा उच्चावास स्वरूप के आधार पर उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक या भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 8 भौगोलिक या भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जो पूरा उत्तराखंड राज्य है जो हमारे जो 8 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? पहला गंगा का मैदानी क्षेत्र, दूसरा तराई क्षेत्र, तीसरा भावर क्षेत्र, चौथा है शिवालिक क्षेत्र, पांचवा है दून क्षेत्र, छठवां है लघु व मध्य हिमालय क्षेत्र, सातवां बृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र, आठवां है आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इन सारे आठों क्षेत्रों को हम विस्तारपूर्वक देखेंगे ताकि आपका कोई भी पॉइंट यहाँ से ना छूटे। हम चर्चा करते हैं। पहला है आपका गंगा के मैदानी क्षेत्र। गंगा के मैदानी क्षेत्र का क्या भूमिका है हमारे उत्तराखंड राज्य में? गंगा का मैदानी क्षेत्र ये दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का एक हिस्सा है। यानी जो हरिद्वार है, हरिद्वार भी आपका उत्तराखंड में आता है। जो उत्तराखंड में आने के बावजूद वे मैदानी क्षेत्र का हिस्सा कहलाता है। उत्तराखंड में तो आता है आपका हरिद्वार, लेकिन वो मैदानी क्षेत्र का हिस्सा कहलाता है। कौन सा? गंगा का मैदानी क्षेत्र। उत्तराखंड भी आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि वे कहते हैं कि वहाँ पर सबसे पहले गंगा आपकी जो मैदानी क्षेत्र पे थी, सबसे पहले हरिद्वार में ही गंगा उतरी हैं मैदानी क्षेत्र में, जो कि उत्तराखंड का हरिद्वार है वहाँ पर। यह क्षेत्र यानी गंगा का मैदानी क्षेत्र जो नदियाँ हैं, नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसादों से निर्मित है। यानी गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है ये नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए महीन कणों के अवसादों द्वारा बना है। यहाँ के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में खादार तथा गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में बांगर प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है। ये तो आपकी रही विशेषताएं। ठीक है, यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ होता है, क्योंकि जो क्षेत्र है हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र अधिक उपजाऊ होता है। यहाँ गन्ना, गेहूँ, धान आदि यहाँ की प्रमुख एक तरीके से मुख्य फसलें होते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र की कौन कौन सी मुख्य फसलें? 3 हैं। गेहूँ, गन्ना, धान, आपकी 3 है मुख्य फसलें आपकी गंगा के मैदानी क्षेत्र की। हरिद्वार के लक्सर, रुड़की आदि कस्बे इसी क्षेत्र में आते हैं, यानी एक तरीके से उपजाऊ क्षेत्र में आते हैं, गंगा के मैदानी क्षेत्र में आते हैं। ये क्षेत्र सड़क व रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। जो हरिद्वार है आपका, जो रुड़की है आपका, वो एक तरीके से सड़क व रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गंगा का मैदानी क्षेत्र उपजाऊता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उपजाऊ होने के साथ ही वहाँ पे गन्ना, गेहूँ, धान आदि की फसलें उगती हैं। और ये जो मैदानी क्षेत्र है गंगा का, वो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद के महीन कणों से आपका निर्माण हुआ है। अब चर्चा करते हैं आपका तराई क्षेत्र। सेकंड है आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में किस तरह की विशेषताएं क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण है? हरिद्वार में गंगा के मैदान के तुरंत उत्तर और पौड़ी गढ़वाल तथा नैनीताल जिलों के दक्षिण क्षेत्र में उधम सिंह नगर जिले के अधिकांश क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यानी हरिद्वार में गंगा के मैदान के तुरंत उत्तर में पौड़ी गढ़वाल आता है, नैनीताल जिले आते हैं, ठीक है, के दक्षिणी क्षेत्र में उधम सिंह नगर जिले के अधिकांश जो क्षेत्र है वहाँ तराई क्षेत्र आपका कहलाता है। तराई क्षेत्र की चौड़ाई आपकी 20 से 30 किलोमीटर की है। तराई क्षेत्र की आपकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी है। वहीं गंगा के मैदान की भांति तराई क्षेत्र की भूमि का भी निर्माण महीन कणों वाले अवसादों से हुआ है। तराई के मैदानों का निर्माण भी आपका महीन कणों के अवसादों से हुआ है। लेकिन
अधिक वर्षा होने तथा भूमि के दलदली होने के कारण यह मैदानी क्षेत्र से भिन्न है। तराई का क्षेत्र जो है वो भी महीन कणों से हुआ है, उसका निर्माण भी महीन कणों से हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों अलग है? डिफरेंस क्या है यहाँ पर? ये दलदली क्षेत्र भी है यहाँ पर, लेकिन मैदानी क्षेत्र में दलदली क्षेत्र नहीं आता है। मैदानी क्षेत्र में आपका मैदानी क्षेत्र ही आता है एक तरीके से, और तराई के क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र भी और दलदली क्षेत्र भी, इसमें दोनों में आता है, क्योंकि ये महीन कणों के अवसादों से बना हुआ होता है। ठीक है, इसकी चौड़ाई आपकी 20 से 30 किलोमीटर की है। वहीं इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ मिलते हैं, यानी आपको ध्यान रखना है कि तराई वाले क्षेत्र में कौन से कुएँ मिलते हैं? तराई वाले क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ मिलते हैं। वहीं इस क्षेत्र की उत्पादकता गंगा के मैदान से कम नहीं है, यानी तराई क्षेत्र की उत्पादकता भी अधिक है। यहाँ अधिक पानी चाहने वाली फसलें जैसे गन्ना और धान की खेती अच्छी होती है, यानी तराई के क्षेत्र में गन्ना और धान की खेती होती है, बहुत बढ़िया होती है। क्यों? क्योंकि ये सर्वाधिक पानी वाली फसलें होती हैं। इसके अलावा यहाँ गेहूँ, आलू आदि की भी खेती की जाती है। तराई के क्षेत्र में सर्वाधिक खेती जो होती है गन्ना और धान की होती है, उसके बाद आलू और गेहूँ की भी होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की ज़्यादा मांग की जाती है। जो भी फसलें होती हैं यहाँ पर पानी की मांग की जाती है। वहीं औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर आदि इसी क्षेत्र के कस्बे हैं। ये क्षेत्र सड़कों के अलावा रेल मार्ग से भी जुड़ा है, यानी तराई का क्षेत्र जो है आपका सड़कों के द्वारा और रेल मार्ग के द्वारा भी जुड़ा हुआ है। तराई के क्षेत्र में कुमायूं, गढ़वाल के अलावा पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग भी बसे हुए हैं, जो प्रायः व्यावसायिक खेती व अन्य व्यवसाय करते हैं। आपका तराई के क्षेत्र में और भी लोग बसे हुए हैं जो कि व्यावसायिक खेती व अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं। आपने समझ लिया हमने कौन सा समझाया है? गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई का क्षेत्र। आपके दो हमने क्षेत्र समझा लिए हैं जो उत्तराखंड बटा हुआ है, आपका बटा हुआ उत्तराखंड राज्य या पहाड़ी क्षेत्र आपका बटा हुआ है। अब थर्ड है आपका भावर क्षेत्र। थर्ड है आपका भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र तराई के तुरंत बाद, यानी ऊपर था मैदान के उत्तर में था आपका तराई। अब तराई के तुरंत बाद उत्तर तथा शिवालिक क्रम की पहाड़ियों के दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व में चंपावत से पश्चिम में देहरादून तक फैले क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहा जाता है। कौन से क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहा जाता है? कि जो तराई के क्षेत्र के बाद तुरंत उत्तर तथा शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ी एक पट्टी होगी, वह भावर क्षेत्र कहलाता है, जिसमें कि पूर्व में चंपावत से स्टार्ट करेंगे और पश्चिम में जाएंगे देहरादून तक, ये भावर क्षेत्र है। ठीक है, वहीं पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई कितनी है? हमने अपना जो उत्तर तथा शिवालिक क्रम की दक्षिण में चौड़ाई तो जान ली, दक्षिण में चौड़ाई कितनी है? 10 से 12 किलोमीटर की। अब हम पश्चिम में आपकी चौड़ाई जानने का प्रयास करते हैं कि पश्चिम में चौड़ाई आपकी कितनी रही है। पश्चिम में चौड़ाई और दक्षिण में चौड़ाई दोनों की जाना एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब कह रहे हैं अपेक्षाकृत अधिक है, जितनी हमारी चौड़ाई दक्षिण में बताई गई है उसी तरीके से चौड़ाई जो पश्चिम में अधिक बताई गई। दक्षिण में कितनी थी? आपकी 10 से 20 किलोमीटर की। अब अपेक्षाकृत इसकी पश्चिम में ज़्यादा है। इस क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ होती है, यानी भावर क्षेत्र की भूमि आपकी ऊबड़ खाबड़ होती है और मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू संयुक्त एक तरीके से बालू के संयुक्त रूप से होती है, यानी गठीली मिट्टी होती है। वहीं यहाँ छोटे मोटे नदी नालों का जब तक कि बाढ़ की स्थिति ना हो प्रस्तर खंडों की मोटी परतों के बीच अस्तित्व सा ही लगता है, लेकिन कुछ दूरी के बाद पूरा दिखाई देते हैं और धीरे धीरे बहते रहते हैं। यानी छोटे मोटे नदी नालियाँ जब तक बाढ़ वगैरह की स्थिति ना होती है तो प्रस्तर खंडों की मोटी परतों की अस्तित्व में समा जाते हैं। ठीक है, कि इनका अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन कुछ दूरी के बाद ये पुनः दिखाई देने लगते हैं, धीरे धीरे बहते हैं। इस क्षेत्र को यानी भावर क्षेत्र का निर्माण प्लस्टोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली बेगवती नदियों द्वारा बहाकर लाए गए आपके बजनी अवसादों, जिसमें कि कंकड़, बालू,
मोटे बालू निक्षेपों से हुआ है। अब जानने का प्रयास करते हैं जो हमारा जो इसका निर्माण है, भावर क्षेत्र का निर्माण है, क्या हुआ है। प्लस्टोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली बेगवती नदियाँ, बेगवती नदी जिसमें ज़्यादा बेग है वो वाली नदियाँ उतर रही हैं, तो उनसे लाकर उनसे जो उनके द्वारा जो बहाव आया है, अवसाद जो आए हैं, जिसमें कंकड़ बालू पत्थर मोटे आ रहे हैं, उन निक्षेपों से आपका भंवर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। वहीं इस क्षेत्र की मिट्टी के लिए आपका भंवर क्षेत्र की मिट्टी के लिए एक तरीके से कृषि अनुपयुक्त है, यानी कृषि आपकी नहीं हो सकती भंवर क्षेत्र की मिट्टी में। अतः ये यक्ष ज़्यादातर जंगली झाड़ियाँ, अन्य प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। व कहीं कहीं भूमि को कृषि योग्य बनाकर थोड़ी बहुत खेती भी की जाती है, क्योंकि यहाँ की जो भावर क्षेत्र की जो भूमि होती है कृषि योग्य नहीं होती है, फिर भी थोड़ी कहीं कहीं भूमि को आप कृषि योग्य बनाते हैं। जो भी यहाँ पे कृषक होते हैं, किसान वगैरह होते हैं, वो बनाते हैं। हमने चर्चा कर ली है गंगा के मैदानी क्षेत्र की, तराई क्षेत्र की। अब हमने चर्चा की है भंवर क्षेत्र की। अब हम आगे देख रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र आपका आता है कि शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र में क्या है, शिवालिक क्षेत्र में उत्तराखंड की कैसी भूमिका है। भावर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में, यानी आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, तराई क्षेत्र, भंवर क्षेत्र और आपका शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। भंवर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक कहा जाता है, यानी भंवर क्षेत्र के उत्तर में जो भी पहाड़ियाँ स्थित हैं उनको शिवालिक कहा जाता है। इसे बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। शिवालिक क्षेत्र को आपका हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। ये पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी दक्षिणी छोर पर स्थित है। कौन सी, शिवालिक क्षेत्र जो है आपका, ये पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी छोर पर स्थित है। कौन सी, हिमालय पर्वत श्रेणी एक तरीके से बोला जा रहा है। वहीं आपका दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, मध्य पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल, दक्षिणी चंपावत आदि 7 जिलों में पूर्व पश्चिम में फैले हुए इस पर्वत श्रेणी की औसत चौड़ाई आपकी 10 से 20 किलोमीटर है। ये जो स्थान बताए हैं इन सब में मिलाकर जो आपकी ये जो शिवालिक श्रेणी है आपकी लगभग आपकी जो औसत चौड़ाई है इसकी 10 से आपकी 20 किलोमीटर है। वहीं आपकी पश्चिम में कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक तथा पूर्व में कम हो जाती है, यानी पश्चिम में आपकी चौड़ाई ज़्यादा है, वहीं पूर्व में आपकी कम हो जाती है। इस तरीके से उसकी चौड़ाई, शिवालिक श्रेणियों की चौड़ाई। वहीं इस पर्वत श्रृंखला के चोटियों की ऊंचाई, पर्वत जो भी शिवालिक श्रेणी पर जो भी पर्वत चोटियां हैं उनकी ऊंचाई 700 से 1200 मीटर के बीच होती है, 700 से 1200 मीटर के बीच होती है। वहीं एक तरीके से यहाँ ये पर्वत श्रेणी अपने उत्तर स्थित मध्य हिमालय से विशाल सीमांत दरार से अलग होता है, लेकिन इस दरार का क्रम अधिक स्पष्ट नहीं है। वहीं यह श्रेणी यानी शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नवीनतम भाग है। हिमालय का सबसे नवीनतम भाग किसको हो जाता है, शिवालिक श्रेणियों को जाता है, जिसे 1.7 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व तक निर्मित हुआ माना जाता है। बस क्योंकि शिवालिक श्रेणियाँ नहीं न्यू हैं इसलिए इनको माना जाता है, क्योंकि शिवालिक श्रेणियों को कहते हैं कि शिवालिक श्रेणियाँ इतनी तरीके से अच्छी प्रकार से गठित होती हैं, वो एक तरीके से युवा श्रेणियों के रूप में आती हैं, क्योंकि वो अभी एक तरीके से गठित हुई हैं। काल विभाजन की दृष्टि से इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लास्टोसीन तक माना जाता है। इस श्रेणी के सर्वत्र नवीन होने के कारण इसमें जीवाश्म मिलते हैं, यानी आपकी जो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं वे नवीन हैं, नवीन होने के कारण यहाँ पर जीवाश्म मिलते हैं आपको। यहाँ यानी शिवालिक यह मायो प्लास्टोसीन बालू, कंकड़, गोलाश्म तथा संपीड़नात्मक चट्टानों की मोटी परतों से निर्मित होते हैं। इसका धरातल ऊंचा नीचा होता है तथा ढाल तेज होता है, यानी शिवालिक श्रेणियों का ढाल तेज होता है। उसी तरीके से इस श्रेणी का क्रम यानी शिवालिक श्रेणी का क्रम हिमालय नदियों द्वारा जगह जगह खंडित कर दिया गया है, जैसे कि टिहरी, हरिद्वार में गंगा द्वार, देहरादून में यमुना द्वार, पौड़ी में रामगंगा आदि द्वार, नैनीताल में भकरा, कोसी, नथोरा आदि द्वार हैं, जो कि
श्रेणी के क्रम में नदियों द्वारा जो खंडित कर दिया गया, अलग अलग शिवालिक की श्रेणियों को खंडित कर दिया गया है। अतः इस क्षेत्र में भूस्खलन तथा भारी कटाव के कारण गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। आपकी शिवालिक श्रेणियों में गहरी घाटियाँ आपकी पाई जाती हैं। वही ग्रीष्म काल में यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना होता है, यानी शिवालिक श्रेणियों में गर्मियों में बहुत ज़्यादा मौसम सुहावना होता है। अतः पर्यटकों के लिए ज़्यादातर पर्यटन केंद्र इसी क्षेत्र में है, यानी शिवालिक क्षेत्र में अधिकतम पर्यटन केंद्र आपके स्थापित हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियाँ, यानी शिवालिक क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जंगल अधिक पाए जाते हैं। निचले भागों में शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल, सागौन आदि वृक्ष, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीशम, बुरोंस, साल, चीड़, देवदार, बेंत, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं उसके निचले भाग पर आपके इस प्रकार के जो वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्र में, जबकि शिवालिक श्रेणी के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ पर आपका इस टाइप के वृक्ष यानी आपके पाए जाते हैं। यही कारण है कि इस श्रेणी में लकड़ी संबंधी उद्योग अधिक विकसित हुए हैं, यानी शिवालिक श्रेणियों में लकड़ी संबंधी जो भी उद्योग हैं वो अधिक हुए हैं। देखा होगा आपने, नैनीताल जाते हैं या अन्य किसी हिमालय क्षेत्र पर जाते हैं, वहाँ वुड के एक तरीके से आपको जो आर्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो भी बने हुए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कोई भी आपका कोई भी एक तरीके से गिफ्ट हो, कोई भी हो, तो अधिकतम लकड़ी का ही बना होता है। वहीं इस क्षेत्र की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म एवं आर्द्र होती है, यानी शिवालिक श्रेणी की जो जलवायु है अपेक्षाकृत गर्म व आर्द्र होती है। वहीं ग्रीष्मकालीन तापमान, गर्मियों का तापमान 29.4 से 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकालीन तापमान आपका 4.40 से 7.20 डिग्री तक रहता है। यहाँ पर तापमान बताया गया है, सर्दी का और गर्मी का भी। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में काफ़ी वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 से 250 आपकी सेंटीमीटर के बीच होती है, यानी शिवालिक की श्रेणी में जो भी वर्षा होगी 200 से 250 के बीच होने वाली है। वहीं खनिज की दृष्टि से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। वहीं देहरादून के मंदारसू, बाड़कोट तथा ऋषिकेश के पास की डोलोमाइट चट्टानों से चूने मिलते हैं, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अच्छे किस्म के बालू, संगमरमर, जिम्पस, फॉस्फेट शेल आदि खनिज भी मिलते हैं। आपका खनिज की दृष्टि से भी आपका ये क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है। आपका कौन सा, आपका शिवालिक की श्रेणियाँ। शिवालिक की श्रेणियाँ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर अच्छे किस्म का सीमेंट भी बनाने के लिए आपका पदार्थ मिलते हैं, और आपका बालू भी बहुत अच्छे से मिलता है, यानी रेत भी अच्छे से मिलता है, संगमरमर भी अच्छे से मिलते हैं, और फॉस्फेट भी अच्छे से मिलता है। अब ये जो हमने चर्चा की है कि आपके उत्तराखंड राज्य को यानी हिमालय राज्य को आपको जो भी बांटा गया है 8 भागों में बांटा गया। 8 भागों से हमने 4 भागों पर चर्चा कर ली। कौन सी? कि गंगा का, एक तरीके से गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, दूसरा तराई का क्षेत्र, तीसरा भंवर का क्षेत्र, चौथा आपका शिवालिक की श्रेणियाँ। ये हमने चारों पर चर्चा कर ली है। अब इसके जो 4 पार्ट बचे हैं वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारी टेलीग्राम लिंक है, आप उसको जाके ज्वाइन कीजिएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।